हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&MYA पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब तक हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक प्लेन के इंट्रोडक्शन कर लिए। इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे हमने समझ लिए हैं, समझा दिए थे लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 11.3 NCERT की, उसको शुरू करते हैं। उसमें कई कंसेप्ट एक साथ कवर हो जाते हैं, सारे कंसेप्ट हमने बता दिए। चलिए शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको कि आपको बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो जिसने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट के लिए ए पॉइंट के लिए है z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x और y कंपोनेंट तो है ही नहीं इसके, यानी कि 0x प्लस 0y प्लस 1 इंटू जेड कर लेते हैं इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लास्ट वीडियो बता दिया था जो x के साथ होता है वो और y के साथ और z के साथ जो होते हैं वो सारे डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसके, नॉर्मल वेक्टर के। ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं या डायरेक्शन कोसाइन। वो कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन रेशियो है कोसाइन, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आपके हैं 0, 0 और 1 XYZ कंपोनेंट्स। ठीक है ना। तो 0, 0, 1 है तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, कंफर्म है। तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो दैट मीन्स दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल हमें पूछा था, वो आ गया आपका 0, 0, 1। और जब डायरेक्शन कोसाइन ही है पहले से ही, क्योंकि नहीं होते तो हम उसको बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कैसे बनाते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है वो आपके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास 2 है तो ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो सिंपल है वही 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड कर लीजिए इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाई जेड के साथ जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल वेक्टर के होते हैं, तो 1, 1, 1 हो गया। बट अगर ये कंपोनेंट 1, 1, 1 हम लेते हैं दैट इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन, वो है डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3। क्यों, आपको पता है, मैंने बताया था इसको हमें चेक करना पड़ता है पहले डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है। पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया था। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, सॉरी नॉर्मल है बट यूनिट नहीं है। उसको बनाने के लिए इसको मैग्नीट्यूड से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो √3 से सबको डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, राइट लेफ्ट और राइट पे। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बन जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं नॉर्मल के, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर के। और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, दैट इज 1/√3। ठीक है, ये है आपका बी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पॉइंट। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। फिर से वही 2x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 5। अब फिर से वही इनका मैग्नीट्यूड देखेंगे √14 आएगा, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन रेशियो है, कोसाइन नहीं है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए इसको √14 से डिवाइड करना है बोथ साइड। तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे 2/√14, 3/√14 एंड माइनस 1/√14। ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो राइट हैंड साइड होती है, पता ही है आपको, 5/√14। तो ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट कंसेप्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5y प्लस 8, 5y प्लस 8 है तो 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो 5y इज इक्वल टू -8। तो यानी कि -5y इज इक्वल टू 8। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड जो है दैट शुड बी डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने 8 का जो माइनस साइन है वो लेफ्ट में ले आया। तो इसको लिख लेंगे 0x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू 8, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसके लिए 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 0x माइनस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू 8/5। ठीक है। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 0, -1, 0, और वी कैन से 0, 1, 0 भी चलेगा, क्योंकि मल्टीपल है एक दूसरे के, डायरेक्शन वही रहती है। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो 0, -1, 0 भी चलेगा और 0, 1, 0 भी चलेगा। ठीक है, दोनों ही सही आंसर माने जाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है राइट हैंड साइड पे जो आएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, दैट इज 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है आपको 7, यानी कि डी तो आपको पता है डिस्टेंस 7 है, ठीक है मान लिया। बट जो हमें वेक्टर गिवन नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि ओनली एन वेक्टर है, हमें नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए, इसको चाहिए क्या, यूनिट भी बनाना है इसको, यूनिट वेक्टर भी। तो उसके लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड है √70, ठीक है ना, √70 कैसे, 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो √70 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो उसमें रख दीजिए इक्वेशन के अंदर, तो r.3i + 5j - 6k अपॉन √70 इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि ये अब एन कैप लगा दिया तो और ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे हमें डिस्टेंस रखना है, और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है कि 7 ही रखना है, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू 7 पहले से ही मेंशन है। तो ये आपका इक्वेशन आ चुकी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। कार्टेशियन इक्वेशन में कोई बड़ी चीज नहीं होती, पुरानी चीज हो चुकी है। आर जो है उसकी जगह xi + yj + z पुट कर देना है और डॉट प्रोडक्ट कर देनी है। जो भी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। एंड यहाँ पे हम देखें फर्स्ट पॉइंट में तो x + y - z = 2 है, आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी। i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली बी पॉइंट है, बी पॉइंट में भी सेम कंसेप्ट है, तो आप खुद से ये दोनों पार्ट कर लेंगे। अब सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट में कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये मैं सोचेगा मैं करवा रहा हूं तो मुश्किल है, ऐसा ही इसलिए करवा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। s - 2ti + 3 - tj + 2s + tk, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो है आपका ये r.n वेक्टर है इज इक्वल टू 15, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है इसको, तो xi + yj + zk कर दिया, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से डॉट मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वो कर दिया है। तो s - 2tx + 3 - ty + 2s + tz = 15, ये आपका इक्वेशन आ चुकी है, कार्टेशियन इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है बट मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझिएगा तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है प्लेन के ऊपर और उसकी फुट निकालना है, यानी कि नीचे जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं क्या होंगे इस प्लेन पे, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे। तो जहां से हमें डिस्टेंस निकालना है वो है पॉइंट पी, ओरिजिन है जिसको हम ओरिजिन कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको एन वेक्टर कहते हैं, पता है ना। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है 2x + 3y + 4z = 12। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 4, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं 2 3 4। अब जरा 2 3 4 अगर एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो अब इस AP जो है, AP जो हम देख रहे हैं, AP आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्या है, एक लाइन है। A से P को ज्वाइन करेंगे कि लाइन ही तो आएगी, तो A से P की जो लाइन है AP, वो उसकी इक्वेशन हमें निकाल सकते हैं आराम से। क्यों, उसके ऊपर एक पॉइंट भी पता है हमें, कौन सा पॉइंट है, 0 0 0, ये उस लाइन के ऊपर ही है P पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P दैट इज 0 0 0 एंड पैरेलल टू द वेक्टर n, ठीक है ना, समझ सकते हैं। ये जो डिस्टेंस, जो आपकी जो इसकी डायरेक्शन है AP की, वो n वेक्टर के पैरेलल तो चलेगी, परपेंडिकुलर दोनों प्लेन के, इसलिए तो हमें तो एक पैरेलल वेक्टर की जरूरत है, वो बन चुका है पहले से। क्यों, n वेक्टर जो प्लेन का की परपेंडिकुलर वो हमारे साथ पैरेलल भी तो बनेगा ना AP के साथ, तो रख दीजिए। तो x - x1 दैट इज पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो, उसके कोऑर्डिनेट 0 अपॉन जो पैरेलल वेक्टर उसके कंपोनेंट्स 2 इज इक्वल टू y - 0/3 इज इक्वल टू z - 0/4 एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन उन्होंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा और z इक्वल टू 4 लैम्डा, सबको लैम्डा के इक्वल रख दिया 1/1। तो ये जो x y z की वैल्यू आई है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में, ये है आपके इस लाइन AP के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट AP लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो सिंपल से चाहे वो A पे लीजिए चाहे वो बीच में कहीं पर ले सकते हैं, तो A का भी कोऑर्डिनेट यही होंगे। AP लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, मतलब कहने का। अब जो A पॉइंट है वो प्लेन पे भी लाई कर रहा है, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। तो A पॉइंट अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और प्लेन की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में दे रखी है ऊपर फर्स्ट लाइन में। तो वहां पे x की जगह पे 2 लैम्डा, y की जगह पे 3 लैम्डा और z की जगह पे 4 लैम्डा रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12,
तो लैम्डा इज इक्वल टू 12/29 और लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में रखते हैं तो एक्स वाई जेड आ जाएगा 24/29, 36/29 और 48/29। ये एक्स वाई जेड जो आए हैं ना, यही है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो पॉइंट है वो भी यही है, सेकंड इसमें जो बी पॉइंट है वो भी यही करना है सेम। ये है 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0। फिर से वही सेम कंसेप्ट है, फिगर में देखते जाइए साइड में। तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन 0 0 0 होता है। तो यहाँ पर x है नहीं तो 0x मान लीजिए, 0x + 3y + 4z = 6। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे 0 3 4। अब AP की इक्वेशन जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है वहीं से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ AP हो जाएगा x - x1 दैट इज 0 0 0 है, x1 y1 z1। तो x - 0.0, y - 0.3 और z - 0.4 इज इक्वल टू लैम्डा। x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 लैम्डा और z इक्वल टू 4 लैम्डा। फिर वही बात, ए पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पे x y z की वैल्यू, तो आपका लैम्डा आ जाएगा 6/25 और 6/25 आ गया। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो x y और z के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ से। तो ये जो है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बी सी डी, वैसे इसमें टोटल 4 पॉइंट थे तो मैंने 1 और 2 पहला दूसरा करवा दिया, बाकी आप अपने आप कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जिसका जो कोऑर्डिनेट नहीं है ना उसको 0 मान लीजिएगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन दिस। अब आ जाते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। ठीक है, सेकंड जो मैंने आपको बताया था, जब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए प्लेन, ये रहा उसकी इक्वेशन थी r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है दैट इज 1 0 -2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दैट इज उसके पोजीशन वेक्टर आ जाएगा i - 2k। ठीक है, i - 2k तो रख दीजिए इसमें r - 2k ब्रैकेट में रखना है इसको, क्योंकि बार माइनस है इसलिए, डॉट n वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर हमें मेंशन है पहले से ही बुक में, देख सकते हैं i + j - k। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन दिख रही है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब हमें बताना है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, सिंपल एक्स वाई जेड रख देते हैं। ठीक है, r की जगह एक्स वाई जेड रख देते हैं, तो वही सेम रख दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट करके, तो आ जाएगा x - 1 + 1 × y - 0 प्लस -1 × z + 2 = 0। ठीक है, याद कीजिए मैंने कहा था एक ऐसा फॉर्मूला जो हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। वो 4-5 फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही फॉर्मूला वो काम कर देगा। ये वही है, ये वही है, ध्यान रखिएगा। ये जो इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है ना, ये उसी में लगाया गया है। तो देख सकते हैं जो नॉर्मल वेक्टर है उसके कंपोनेंट से 1 1 -1, तो ABC इसको मैं बोला था आपको पिछले जब समझाया था उसके बारे में, तो 1 1 -1। तो बाहर देखिए कोएफिशिएंट्स 1 1 और -1 है। फर्स्ट के साथ 1 लगा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड के साथ भी 1 है, थर्ड के साथ -1 है, तो ABC हो गए। ठीक है, और x - x1 आपका 1 है, y1 आपका 0 है और z1 आपका -2 है, तो वो +2 बना देगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x + y - z = 3। ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। 6th क्वेश्चन पे, इससे पहले आपका एक सेकंड पार्ट और है 5th का, वो आप खुद से कीजिएगा क्योंकि एक जैसे हैं, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, बोर हो जाएंगे हम भी और आप भी। ठीक है, शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन। हमें 3 पॉइंट मेंशन है। अब जैसे कि हम आपको कह रहा था कि वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी अकेला यही फॉर्मूला उसको भी सोल्व कर देगा। देखिए कैसे, यही है वो क्वेश्चन जो मैं आपको कहना चाह रहा था, ये है वो। शुरू करते हैं। सबसे पहले ABC 3 पॉइंट मेंशन है, हमें एक इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। ठीक है ना, तीनों पॉइंट जो है उस प्लेन के ऊपर है। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, एक को स्टार्टिंग में, किसी एक को, मैंने एक को पकड़ लिया, स्टार्टिंग में एक को ही ले लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा एक से ही करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड नॉर्मल टू द वेक्टर AI + BJ + CK, तो क्या होगी वो A × x - x1 + B × y - y1 + C × z - z1। अब x1 y1 z1 की वैल्यू तो है हमारे पास, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर नहीं है, तो उसके लिए हमने सीधा लिख दिया ABC, लिख दिया उसकी जगह पे, जो ऐसा कि होता ही है ABC उसके लिए। ठीक है, ये है हमारा मेन जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करेगा, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब देखिए B पॉइंट जो वो भी प्लेन के ऊपर है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो थी। अब वो B पॉइंट अगर उस प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में AB जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो रख देते हैं।
6, 4 और -5, तो रिजल्ट आएगा 5a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0। ऑल्सो द पॉइंट c ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, सो फिर वही सेम फर्स्ट इक्वेशन में c के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं एक्स वाई जेड की जगह, क्योंकि वो भी प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास सेकंड और थर्ड दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। फिलहाल ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे का मल्टीपल है, देख सकते हैं, एक 5 है, एक -5, एक 3 है, एक -3 है, और एक -4c है और एक +4c है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल है, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ एक दूसरे के मल्टीपल मतलब दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। पैरेलल हुआ इट मींस देखिए क्या कहेंगे, तो यहां पे कहेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ ईच अदर, और साथ ही साथ क्या देखा हमने, जो इनका जो आपका कहते हैं उसको ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों का, वो आप देखते हैं 0 आता है। तो जो तीनों पॉइंट के जो ट्रिपल प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर है दैट मीन्स कोलिनियर तो चाहिए ही भाई, है ना। तो यानी कि क्या हुआ, कितना आपको बताना क्या था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना था जो इन तीनों से पास करे, तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कितने भी प्लेन हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोलिनियर है। अब देखिए लाइन जो है, ये लाइन जो बनेगी ए बी सी को मिलने से, ठीक है, तो वो तीनों की तीनों कोलिनियर पॉइंट है, तीनों कोलिनियर है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, हम बहुत सारे प्लेन, कितने भी पॉइंट प्लेन ले सकते हैं जो उस पॉइंट से तीनों पॉइंट से पास करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में फिर वही सेम 3 पॉइंट है, तो सबसे पहले फिर वही एज यूजुअल जैसे पहले बताया था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म सा एक याद रखने की कही थी, ये रहा वो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस c इंटू जेड माइनस जेड1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको याद रखना है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स थे, तो फर्स्ट पॉइंट a पकड़ लिया मैंने 1 1 0, ठीक है, तो वो रख दिया है x1 y1 z1 की जगह 1 1 0 रख दिया है। तो पॉइंट b लाइज ऑन द प्लेन, देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स रख दिए यहाँ पे x y z, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, एक 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट c जो है दैट ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, देयरफॉर -3a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ चुका है सेकंड और थर्ड इक्वेशंस। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं जरा वो समझ लीजिए, ये चीज नहीं है आपके लिए। क्या करना है, यहां पे लिख लीजिए a b c। देखा जाए तो ये आपने 10th में सीखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना होगा आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज किया था थर्ड चैप्टर में, वही है, ठीक है। तो पहले a b c इनकी वैल्यू चाहिए, तो a के अपॉन में क्या लिखते हैं, a को आप हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए, मान लीजिए है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं मान लीजिए। अब आपको दिख रहा है जो उसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार इसके लिए, देखिए कैसे, अब दोबारा से सिखा रहा हूं। b को करना है माइनस, b के कोफिशिएंट यानी कि 1 है और c का कोफिशिएंट -1, तो 1 इंटू -1, फिर बीच में माइनस लगाना है, यहां पर देख सकते हैं, और b का कोफिशिएंट 1 है और c का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 रहेगा, तो -1, तो a अपॉन -1 आ चुका है, ठीक है। तो b पॉइंट के लिए क्या करते हैं, b के साथ माइनस लगा देते हैं और फिर b वाले पार्ट के साथ जो छुपा के इस पार्ट को, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको छुपा लीजिए, और इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ करते हैं, तो वो आएगा 0 + 3, पहले ऊपर से नीचे फिर माइनस नीचे से ऊपर। ध्यान रखिएगा भी ये नहीं है कि 1 में आया उसी तरह कर दिया, 10th क्लास की बात याद कर लीजिए। सिमिलरली सी वाले केस में करना है c अपॉन 0 + 3 दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज लैम्डा मान लीजिए। तो तीनों की वैल्यू इक्वल टू लैम्डा है, तो a इज इक्वल टू -2 लैम्डा, b इज इक्वल टू -3 लैम्डा, क्योंकि माइनस नीचे लिख लेंगे इसके साथ, और c इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब a b c की जो वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो लैम्डा तो हट ही जाएगा, कांस्टेंट था। अब बचाएगा आपका लैम्डा सब में कॉमन और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 2x + 3y - 3z इक्वल टू 5। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट्स ऑफ बाय द प्लेन दिस, ठीक है, ये आपको करवा चुका हूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, कैसे, 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट 1 बनाना है, पॉजिटिव होना चाहिए वो भी, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 को यहां से हटा दिया, डिवाइड में ले गए, और z भी नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का साइन नीचे 5 के साथ लगा दिया। अब x y z तीनों पॉजिटिव भी है और अकेले भी हैं। अब जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट आए हैं ये सारे ये इंटरसेप्ट्स हैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट्स, यही थे आपको जो पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स, ठीक है। इंटरसेप्ट कौन से, इंटरसेप्ट आपको गिवन है क्या,
intercepts 3 on y axis and parallel to ZOX plane. ZOX प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन ZOX क्या होता है, y इक्वल टू 0। ZX प्लेन के अंदर y 0 होता है, XY प्लेन के अंदर Z 0 होता है, सिंपल, ठीक है। तो एनी प्लेन पैरेलल टू ZOX प्लेन क्या होगा, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू 0 तो ZOX प्लेन हो गया। तो ऊपर नीचे कुछ लेके जाएंगे उस प्लेन को, थोड़ा सा पेज को थोड़ा ऊपर उठा के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो y A पे चला जाएगा, y B पे चला जाएगा, y C पे चला जाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट पे जाएगा। बट यहाँ पे कहा है y कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। क्वेश्चन में मेंशन है ये चीजें, y इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट 3 है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3। बस इतना ही है 8th क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड लाइन, पॉइंट है आपका 2 to 1। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, कैसे करना है आपको अच्छे से बता चुका हूं कि हमें एक ऐसा करना है कि दो प्लेन की इक्वेशन हमें मेंशन होगी, तो हमें एक इक्वेशन याद रखनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी, वो होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे निकालेंगे उसकी, तो उसमें हम रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो वैल्यू रखने से आपकी इक्वेशन, फर्स्ट दोनों की इक्वेशन रख के इसमें लैम्डा टाइम कर देंगे, सेकेंड टाइम इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x, सॉरी यहाँ पे मेंशन आपको मिटा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस थी बीच में, ठीक है, बीच में यहाँ पे 3x के साथ आगे माइनस y है। तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है दो चीजें, दो इक्वेशंस है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 0। तो x को इकट्ठा कर दिया, y को इकट्ठा कर दिया, z को इकट्ठा कर दिया और कांस्टेंट को भी इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। फिर हमें ये कहा गया है, ये थर्ड इक्वेशन जो आपके सामने दिख रही है, ये है वो इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है, ये वाली। अब इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, दैट इज 2 to 1। तो 2 to 1 पॉइंट इसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर, तो इसकी इक्वेशन में x y z को सेटिस्फाई करेगा। तो x को 2, y को 2 और z को 1 रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ से हम देखेंगे लैम्डा आ जाता है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, वो क्या आई, -2/3, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है ना, वो यहाँ पे रख दीजिए वापस थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन उसी प्लेन की थी जो दोनों का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो वो रख दिया है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -2/3। तो सोल्व करने से रिजल्ट आएगा आपका 7x - 5y + 4z - 8 = 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, सेम टू सेम वही है। Find the equation of plane passing through the intersection of two planes 2x + 2y - 3z = 7 and 2x + 5y + 3z = 9 and also the plane passes through the point 2, 1, 3। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर से वही सेम कंसेप्ट है, दोबारा से फिर से वही आ गया। फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड इक्वेशन, और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे 7 और 9 एज इट इज छोड़ दिया है, क्योंकि बाद में देखिए पहले करेंगे फिर वापस उधर लेके जाएंगे, इससे पहले उधर रख लो, है ना। बस इतना याद रखिए, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड टाइम का लैम्डा टाइम ऐड कर देना है। तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला ऐड कर दिया लैम्डा टाइम सेकंड का करके, और राइट साइड पे राइट साइड का भी सेकंड टाइम का लैम्डा टाइम करके ऐड कर दिया। तो उसको सोल्व करने से ये इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन आपकी आ चुकी है। इसमें एक्स वाई जेड को इकट्ठा कर दिया है, कॉन्स्टेंट को इकट्ठा कर दिया है। उसमें हमें पता है कि 2, 1, 3, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में भी, कि इसमें एक पॉइंट जरूर मेंशन मिलेगा कि इसके ऊपर एक पॉइंट ये है जो भी हमें निकालना है, उसके लिए उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट जरूर मेंशन मिलेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह 2, 1, 3 रख दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ जाती है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देखिए क्या बनता है। तो आपका बन जाएगा r यानी कि 38x + 68y + 3z = 153, ठीक है। और इसको हमने वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है r डॉट, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो n वेक्टर के होते हैं कंपोनेंट, तो 38i + 68j + 3k ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा = 153। और यहाँ पे r डॉट एज इट इज, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन में r की जरूरत होती है, एक्स वाई जेड जो है वो r वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन वो खुद से कीजिएगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट है वही बार बार, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन हमने कर लिए इसी पे रिलेटेड, तो अब आप 11th क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, तो 2 प्लेन्स की इक्वेशन है और उसमें हमें बताना है दोनों के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हमें n1 और n2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके उसके बारे में फॉर्मूला बता चुका हूँ। जो फॉर्मूला होता है cos थीटा की वैल्यू से हम निकलते हैं, इसकी वैल्यू बीच का एंगल निकालते हैं। तो n1 डॉट n2 अपॉन मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2, तो n1 और n2 की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है -15, और n1 n2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो आएगा √17 और √43, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 731,
ठीक है 731। तो कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -15/√731। बट यहाँ पे हमें जो एंगल जो लेते हैं दोनों प्लेन के बीच का, दैट आप हमेशा उसको एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब जो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स आपको -15 की जगह +15 लेना पड़ेगा। तो मैं नीचे मेंशन कर भी दिया है, एज थीटा जो है एक्यूट एंगल लेते हैं, हैज कोस थीटा शुड बी पॉजिटिव। तो cos थीटा विल बी 15/√731 एंड थीटा विल बी cos इनवर्स 15/731। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। थोड़ा सा ABCDE ऑप्शन है कुछ, उसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि दो प्लेन आपको गिवन है, वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या किसी और एंगल पे, या परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या किसी और एंगल पे है, तो जो भी है वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब हम तीनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब पैरेलल होते हैं दैट मीन्स एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए n1 n2। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, और जब ना तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो ना ही एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ और एंगल बनेगा। वो एंगल कैसे निकालते हैं, अभी लास्ट 12th क्वेश्चन अपनी उसी से ही किया है, ठीक है। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे है, 7x + 5y + 6z + 30 = 0, 3x - y - 10z + 4 = 0, यानी कि n1 हो जाएगा 7i + 5j + 6k और n2 हो जाएगा 3i - j - 10k। n1 n2 जो है वो मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, यानी कि पैरेलल नहीं है। फिर हम चलते हैं परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं, क्या n1 n2 की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, तो ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कुछ ना कुछ एंगल अलग बनेगा, ठीक है। 0 90 के अलावा, क्योंकि पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, परपेंडिकुलर का 90 डिग्री। अब इसका मतलब कुछ और ही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। cos थीटा जैसे कि 12th क्वेश्चन किया है, n1.n2 अपॉन mod of n1 mod of n2। तो सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा -2/5। बट cos थीटा इज पॉजिटिव, पीछे अभी 12th क्वेश्चन में भी वही था। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5। तो ये दोनों के बीच का एंगल हमने इस तरह से बता देना है। अब चलते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फिर से वही सेम n1 n2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक दूसरे के मल्टीपल है नहीं n1 n2, इट मीन्स पैरेलल तो नहीं है प्लेन, ठीक है। फिर हम करते हैं क्या, n1 n2 की डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहाँ तक बस इतना ही करना था, हमें बताना था कि क्या है, तो ये हमने बता दिया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे चलते हैं सी पॉइंट में चले। तो सी पॉइंट फिर से वही है, n1 n2 है यहाँ पर, और डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो वो यहाँ पे n1 n2 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल है क्योंकि 2/3 2/3 2/3 तीनों का सेम आएगा, तो एक दूसरे के मल्टीपल है तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी हो चुका है। फोर्थ में देखें तो वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इक्वल का मतलब मल्टीपल कहीं या इक्वल की बात एक ही है, तो वो भी पैरेलल है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। ई पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट इसका। तो वो क्या है, n1 n2 गिवन है, हमें पता है n1 n2 ये है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डॉट एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो पैरेलल नहीं है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है यानी कि परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि 12th और 13th क्वेश्चन की है, तो ये आ जाएगा 1/√2 और 1/√2 करेंगे तो cos 45 होता है 1/√2, तो थीटा हो जाएगा आपका 45 डिग्री। 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से इस प्लेन का, ठीक है। पॉइंट है आपका 0 0 0 और इक्वेशन ऑफ प्लेन है दिस। तो ये आपको मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट बता दिया था, ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c²। ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो रख दीजिए x1 y1 z1 क्या होता है, ये पॉइंट होता है जो हमें मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो था ये भी यहाँ पर, तो इसमें हमें x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, z1 की जगह 0 रख देना है, मतलब x y z की जगह 0 0 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा 3 × 0 - 4 × 0 + 12 × 0 - 3, ठीक है, इक्वल टू सॉरी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 4² + 12² यानी कि 3/169 यानी कि 3/13। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट आपका हो जाएगा 3 - 2 1 और प्लेन है आपका 2x - y + 2z + 3 = 0। तो डिस्टेंस निकालना है तो 2 × 3 + -2 + 2 × 1 + 3 यानी कि 4 + 4 + 1। इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 13/3। ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस। अब बात करते हैं सी की और डी पॉइंट की। सी और डी पॉइंट भी सेम वही उसी कंसेप्ट पे पेस्ट है, पॉइंट गिवन है और प्लेन गिवन है। पॉइंट के अंदर प्लेन की वैल्यू पॉइंट रख देना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है प्लेन की इक्वेशन में रख देने हैं, और फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बता दिया स्टार्टिंग में वो उसको रख देना है। तो आपका रिजल्ट आएगा 3
और डी पॉइंट के लिए जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा 14/7 यानी कि 2। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है 11.3। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।